नमस्ते बच्चों, आइए आज हम कक्षा 6 की हिंदी पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है 4 दो गज जमीन। तो इसका हम पहले सारांश पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में क्या लिखा हुआ है, हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने भू संपत्ति के लोभ से दुख परिणाम का मार्मिक चित्रण किया है। मनुष्य लोग बस चाहे कितना भी कुछ पाने की इच्छा कर ले, लेकिन इस दुनिया से जाते समय कुछ भी साथ नहीं लेके जाता। सब कुछ यहीं पर रह जाता है और मरते समय मनुष्य को केवल 2 गज जमीन की ही पर्याप्तता होती है। 2 गज जमीन से अर्थात है जब वो मर जाता है तो उसको जलाने के लिए ले जाते हैं, तो मुक्ति धाम में जो उसको जगह मिलती है 2 गज, उसका बताया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दीना काफ़ी खुशहाल था। अब उसके पास अपनी निजी ज़मीन थी। वह बड़ी मेहनत से उस पर खेती करता था। अपनी लहराती फसल को देखकर उसका मन हर्ष से भर जाता था, परंतु वह अपने पड़ोसियों से परेशान था। पड़ोसी अपने जानवर उसके खेतों में चराने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। वह बड़ी विनम्रता से पड़ोसियों को समझाता, किंतु उन पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता था। जब उससे नुकसान सहा न गया तो उसने अदालत में अर्जी दी। परिणाम यह हुआ कि 2-3 किसानों पर जुर्माना हो गया और वे दीना से बैर मनाने लगे। इसका अर्थ ये है कि एक दीना नाम का खुशहाल किसान था। वह उसके पास कुछ निजी ज़मीन थी। वह बहुत ही मेहनत से अपनी खेती करता था और उसकी अच्छी हरी भरी फसल होती थी, परंतु कुछ जो आसपास के लोग रहते थे, पड़ोसी, वो जलापन की वजह से उसको क्या करते थे, उसके खेत में अपने जानवरों को छोड़ देते थे। लेकिन वो उनको विनम्रता से बड़े अच्छे से समझाता था, परंतु पड़ोसियों को कोई बात समझ में नहीं आती थी। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने अपनी शिकायत कहाँ दर्ज की, अदालत में। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों पे जुर्माना लगा दिया। अब किसानों पे यदि जुर्माना हो गया, जो उसके पड़ोसी थे उन पे जुर्माना हो गया, तो उन्हें क्या हो गई, दीना से बैर हो गई, बुराई हो गई। गांव में दीना के पास सबसे अधिक जमीन थी। वह सबसे अधिक संपन्न किसान था, पर पड़ोसियों में मन मुटाव के कारण लोकप्रिय नहीं रह गया था। लोग उसको पहले जैसा सम्मान नहीं देते थे। यह भी सुना जाने लगा कि सबसे बैर मानने वाले उसके घर में आग लगाने की योजना बना रहे थे। उसके पास ज़्यादा ज़मीन थी तो सभी लोग उससे क्या करते थे, बैर करते थे, लेकिन उसको अधिक सम्मान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वह उनकी शिकायतों को वहाँ पर अदालत में डालता था और योजना क्या बनाने लगे कि उसके घर में आग लगा दी जाए। परंतु क्या हुआ फिर, एक दिन दीना अपने घर के बाहर दहलान में बैठा था। एक परदेसी किसान उसके घर के सामने निकला। उसने दीना को बताया कि वह सतलज नदी के पास से आ रहा है। वहाँ एक नई बस्ती में बसने वालों को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वह जमीन जहाँ की जमीन से बहुत अधिक उपजाऊ है। वहाँ खेती करने वाला किसान बहुत जल्दी उन्नति करता है और धनवान होता है। उसने कहा, जो एक विदेश से व्यक्ति आया था, उसने उसको बताया, दीना को बताया। दीना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था। वो पहले से ही परेशान था उनके व्यवहार से। उसने क्या सोचा, एक दिन वो गांव को छोड़कर अपने परिवार के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया। उस स्थान पर कहाँ पर, सतलज नदी के पास, जिसकी चर्चा परदेसी किसान ने की थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी। वह मेहनत से खेती करने लगा। वह पहले भी अधिक संपन्न था और अपना नया मकान बना लिया और बहुत ही जानवर खरीद लिए उसने। वह पहले से भी संपन्न था, लेकिन वो यहाँ पे आके उसने एक पट्टा ले लिया ज़मीन रहने के लिए और भी ज़्यादा वो संपन्न हो गया। दीना आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। कुछ दिन में वह अपने उस संपन्नता जीवन का अभ्यस्त हो गया और अनुभव करने लगा कि उसकी जमीन पर्याप्त नहीं है। कुछ और अधिक खेती तो और अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जिसको जितना सुख मिलता है उससे अधिक सुख प्राप्त करने की कामना करता है।
तो ये तो सिंपल ही बात है कि यदि जिसको सर्व सुविधाएं प्राप्त होगी तो वो उतने में ही संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि वो ये सोचता है कि हमें और भी ज़्यादा इससे अच्छा सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जीवन यापन के लिए भी और भी ज़्यादा आराम मिलना चाहिए। कुछ दिन बाद एक सौदागर दीना के घर आकर ठहर गया। दीना सौदागर से बातचीत करने लगा कि जमीन की चर्चा आई। सौदागर ने बताया कि नदी के उस पार से आ रहा हूँ, वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि जितनी लेकर जोत लो। सौदागर की बहुत बात सुनते ही दीना नदी पार की जमीन को हथियाने के सपने देखने लगा। पूछताछ के बाद दीना ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ कर दी। वहाँ के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिस्पोजल, मिठाई, कपड़े, अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंप कर वह अपना एक औजार साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद उस स्थान पर पहुंचा जहाँ से कोलों की बस्ती आरंभ होती है। उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहाँ के लोग खेती नहीं करते हैं। पशुपालन और शिकार ही उसकी जीविका के आधार थे। वहाँ के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। दीनानाथ के साथ लाई वस्तुओं की भेंट देखकर उन लोगों को खुश कर लिया और दुभाषियों के द्वारा अपने तक पहुँचने का उद्देश्य बता दिया। उन लोगों के पास पहुँचने तक का क्या बता दिया? उद्देश्य बता दिया कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। लोगों ने दीना का उत्साह से स्वागत किया। लोगों ने क्या किया? दीना का उत्साह के साथ भरपूर संपूर्ण के बाद उत्साह के बाद एक अच्छे से उनका स्वागत किया। उसे सबसे अच्छे डोर में ले जाकर बिठाया, सबसे अच्छे कमरे में ले जाकर बिठाया। दीना के सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार दावत दी। दीना को बुलाया वहाँ पर, उसके सम्मान में एक शानदार क्या दी? दावत दी। दावत मतलब कि बुलावा करवाया, गांव के पड़ोसियों को बुलवाया और अच्छे से उत्सव मनाया। दीना ने कहा, मैं आपकी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। हमारे यहाँ उनकी कमी है और वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ नहीं है। उसने कहा कि हम आपकी ज़मीन देखकर क्या हैं? बहुत ही खुश हैं। हमारे यहाँ ज़मीन तो है लेकिन आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ नहीं है। इसी समय एक आदमी रोएदार बड़ी टोपी लगाए वहाँ आया। सब उसके सामने सम्मान से खड़े हो गए। दुभाषियों ने बताया कि यही हमारा सरदार है। दीना भी उनके पास सम्मान से खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपने सम्मान में से बढ़िया भेंट की चीज़ें निकाली और सरदार को समर्पित की। सरदार ने दीना की भेंट सहर्ष स्वीकार कर ली। लोगों ने सरदार को दीना के आने का उद्देश्य बताया। जो सरदार था वहाँ का, उसको क्या बताया कि दीना यहाँ पे क्यों आया है, उसका एक उद्देश्य बताया। क्योंकि व्यक्ति कोई कहीं जाता है तो उसका एक उद्देश्य तो रहता है ये, तो उसने उद्देश्य बताया कि दीना यहाँ पे क्यों आया है। इतना सुनते ही सरदार ने अपने साथियों की बातें सुनकर दीना से कहा। सरदार ने सभी साथियों की बात सुनकर किससे कहा? दीना से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहे उतनी ज़मीन अपनी पसंद से ले लो। उसने कहा, हमारे यहाँ कोई ज़मीन की कमी नहीं है, आपको जितनी चाहिए आप ले सकती हो। दीना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में सबकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। वो कहने लगा कि हम जो भी यहाँ से ज़मीन खरीदें उसकी क्या हो जाए? अदालत में पक्की लिखा पढ़ी हो जाए, जिससे आगे चल के कोई समस्या ना हो। जब सरदार ने दीना की यह शर्त मान ली तब दीना ने पूछा, ज़मीन किस भाव में लेगी? सरदार ने उसकी सारी बातें मान ली तो दीना पूछने लगा कि ज़मीन किस भाव में लेगी? तो 1000 रुपये प्रतिदिन। उसने कहा 1000 रुपये प्रतिदिन। सरदार ने उत्तर दिया। दीना चकित हुआ बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का कैसा हिसाब है? सरदार ने कहा, एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन
का मूल्य 1000 दे देना। उसने कहा पैदल चल के तुम जितनी ज़मीन नापो उतनी ही ले लेना। एक शर्त और है, यदि तुम जहाँ से चलते हो उसी स्थान पर उसी दिन सूर्यास्त से पहले ना लौटाओगे तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया भी जब्त हो जाएगा। उसने शर्त रखी कि जहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो यदि शाम होते ही वहाँ वापस नहीं आए तो क्या होगा, आपसे आपकी ज़मीन भी नहीं दी जाएगी आपको और आपसे 1000 रुपये भी ले लिए जाएंगे। तो दीना ने क्या सोचा फिर? दीना ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है, परंतु सरदार की शर्त पर ज़मीन लेने को तैयार हो गया। उसने सोचा ये शर्त मान लो और वो तैयार हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई, वह ज़मीन के विषय में ही सोचता रहा। बड़ी आसानी से एक दिन 60 किलोमीटर तो चला ही लूँगा, उसमें तो बहुत सी ज़मीन आ जाएगी। अच्छी उपजाऊ ज़मीन पर अपना फार्म हाउस बनवाऊँगा। उसे जोतने के लिए 2 दर्जन बैलों की ज़रूरत पड़ेगी। कई आदमी रखने पड़ेंगे। जो ज़मीन उपजाऊ ना होगी उसे बेच दूँगा या बाटाई पर दे दूँगा या किसी को हिस्सा बाटे से दे देंगी। इसका अर्थ ये होता है। दीना की रात इसी तरह के सपने बुनती बीत गई। इसी तरह की बातें सोचते हुए उसकी सारी रात बीत गई। अब दीना ने सवेरे उठकर अपने आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने को कहा। वह खुद लोगों को बुलवाने गया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो सरदार भी वहाँ आ गया। तब उसने कहा अब हमको चल देना चाहिए। उसने कहा अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए, समय बहुत हो गया है। दीना 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चाय पीने से भी इनकार कर दिया। सरदार दीना को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा और अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टेकरी पर रखते हुए उसने कहा यह निशान रहेगा। उसने कहा कि चलो यहाँ से स्टार्ट करो, ये हमारा निशान रहेगा कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया है। यहाँ से चलकर तुमको यहीं आना होगा। उसने कहा यहाँ से चल रहे हो तो लौट कर भी यहीं आना होगा। सूर्य डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन तुम घेर लोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। उसने कहा चलो ठीक है। दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटी रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले गया। धोती कसकर और अस्ती में चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस दिशा में मैं चला जाऊँ। वो खड़ा खड़ा सोच रहा था और तय नहीं कर पाया कि मैं किस दिशा में जाऊँ। पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा था। वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेजी से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। वह टेकरी और उस पर खड़े आदमी धूप में साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि सूर्य निकल चुका था, दिन बहुत हो चुका था, तो ये दिखाई नहीं दे रहा था। अब धूप की गर्मी आने लगी। उसे खाने की याद आई। अब उसने सोचा बहुत ज़्यादा गर्मी है, अब क्या किया जाए, खाना खा लिया जाए। तो उसे खाने की भी याद आने लगी, पर उसने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? कि उसका समय खराब होगा। अभी खाने के लिए बैठेगा तो उसका समय खराब होगा। खाया नहीं। बास्केट उतारकर कंधे पर रखी और जूतों को उतारकर धोती में खोसा और अपने चलने की गति को तेज कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी कठिनाई से दिखाई देती थी। बहुत ही गहराई से उसको देखना पड़ रहा था, तब दिखाई दे रही थी वो। उसके ऊपर चलते बहुत लोग चींटियों की तरह रेंगते लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर टेकरी पर बहुत से लोग चल रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रेंग रहे हैं, चींटियों के समान दिखने लगे, क्योंकि वह बहुत दूर पहुँच गया था। उसने सोचा काफ़ी दूर निकल आया हूँ, अब लौटना चाहिए। उसका शरीर पसीने से तर हो रहा था और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। उसी स्थान पर गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया।
जिससे पता चले कि वह कहाँ तक आ गया था। पानी पीकर अब वह बाईं ओर मुड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अच्छी उपजाऊ भूमि दिखाई देती गई। उसका लालच और बढ़ता गया। दोपहर हो गई और सूरज उसके सिर के ऊपर था। अब वह क्या कर रहा था? अब कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। उसको पूरा दिन हो गया था चलते चलते, तो वो कुछ थकान का भी अनुभव करने लगा था। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने रूमाल में से रोटी निकाल कर खा ली और पानी पी लिया। बैठा रहा, लेटा नहीं। डर था कहीं नींद ना लग जाए। खाना खाने से शरीर में कुछ नई शक्ति आ जाएगी या आ जाती है, इसलिए उसने खाना खा लिया। उसके अंदर कुछ नई स्फूर्ति आ गई। उसने फिर चलना आरंभ कर दिया। काफी लंबी भूमि नापकर वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि उसे जमीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने उसे भी नाप लिया। उसने गड्ढा खोदकर उस पर घास का ढेर लगाकर अपना निशाना बना लिया। अब वह फिर मुड़ गया। टेकरी की ओर देखा, पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वह अधिक दूर निकल आया है। अब इस दिशा में कुछ कम ही नापूंगा। इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चल पाया था कि देख सूरज ढलने लगा। वह अब सीधे टोकरी की ओर चलने लगा। उसने ये सब काम करते ही क्या हो गए, शाम होने लगी, सूर्यास्त होने लगा, दिन ढलने लगा। तो उसने क्या सोचा कि चलो अब हम अपनी टेकरी की ओर वापस चलते हैं। ये सोचकर उसने अब दीना इतना थक गया था कि उसके लिए आगे चलना कठिन हो गया था। धूप और गर्मी से उसकी सारी शक्ति चूस ली थी। धूप और गर्मी ने उसकी सारी शक्ति क्या कर ली थी? चूस ली थी, खत्म हो चुकी थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, टांगें उसकी उठने ही नहीं थी। सूरज ढल रहा था, आराम कर लेने का भी समय नहीं था। उसने बास्केट, टोपी, जूते सब फेंक दिए। उसकी सांस फूल रही थी। बार बार यही सोच रहा था कि सूरज डूबने से पहले टेकरी तक कैसे पहुंचूंगा। उसकी छाती जोर जोर से धक धक करने लगी। उसने दौड़ना बंद नहीं किया। सूरज क्षितिज में समाया जा रहा था। दीना भी अपने निकट के स्थान पर आ गया था। टेकरी पर खड़े लोग चिल्लाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। उससे निराश दृष्टि से सूर्य की ओर देखा। सूर्य धरती के नीचे धंस चुका था। दीना जान गया कि टेकरी पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। उसके मुँह से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। टेकरी के लोग अब भी पुकार रहे थे। दीना ने भी देखा कि टेकरी पर अभी धूप है। अपनी सारी शक्ति समेटकर उसने लंबी सांस खींची और आंखें मूंदकर टेकरी की ओर दौड़ा। टेकरी के पास वह मुँह केवल गिरा और मुँह से चीख निकल पड़ी। क्या निकल पड़ी? उसके हाथ सरदार की टेकरी पर रखी टोपी पर पहुंच चुके थे। सरदार ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा। दीना के मुंह में खून बह रहा था, वह मर चुका था। सरदार के आदमी दुखी भी थे और दीना पर हंस भी रहे थे। नौकर ने दीना के लिए कब्र खोदी और उसी में दफना दिया। दीना के लिए सब केवल 2 गज जमीन पर्याप्त थी। इसका अर्थ ये होता है कि वह सारी उम्र भर लालच में जमीन के पीछे दौड़ता रहा और दौड़ते दौड़ते उसकी हालत क्या हो गई? खराब हो गई। इस चक्कर में कि हम जितना जाएंगे उतनी हमें ज़मीन मिलेगी, लेकिन वह लालच में। इसका अर्थ ये होता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अब उसके पास जो ज़मीन इतनी सारी उसको मिल भी गई थी, तो उससे उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी सांस तो उसकी चली गई। आखिरकार उसको क्या ज़रूरत पड़ी? सिर्फ 2 गज की ज़मीन उसको दफनाने के लिए या उसको जलाने के लिए। इसका अर्थ यही होता है कि हमारे पास जो है जितना है हमें उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए, ना कि हमें उसके और चाहे की इच्छा में उसके पीछे भागना चाहिए। जितना है हमें उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए। अब यहाँ आपके सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
तो गांव में दीना के पास सबसे खालिस्तान ज़मीन थी, क्या थी, सबसे अधिक थी। सरदार ने दीना को ज़मीन के खालिस्तान रुपये प्रति भाव बताया, कितने बताए, 1000 रुपये, 1000 रुपये बताए थे ना उसने। अब है आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब उसके पास अपनी निजी ज़मीन थी, तो निजी आएगा आपका रिक्त स्थान में। एक दिन दीना अपने घर के बाहरी कहाँ बैठा हुआ था, दहलान में बैठा हुआ था। पशुपालन और खालिस्तान ही उसकी क्या थी, जीविका के आधार थे, शिकार करना। वह अपना खालिस्तान नष्ट नहीं करना चाहता था, क्या नहीं चाहता था, वह अपना समय नष्ट करना नहीं चाहता था। अब आपको सही और गलत बताना है। दीना गांव में दीना के पास सबसे कम ज़मीन थी, ये क्या है, गलत है। नहीं, उसके पास क्या थी, सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। एक एक परदेसी किसान उसके घर के सामने से निकल रहा था, हाँ ये तो सही बात है, वही निकल रहा था, उसी ने उसको सतलज नदी पर जमीन उपजाऊ के बारे में बताया था। तो ये क्या होगा, आपका सत्य होगा। कुछ दिन बाद एक किसान दीना के घर में आकर ठहर गया, ये तो असत्य है, किसान तो नहीं ठहरा था, उसके यहाँ तो एक परदेसी ठहरा हुआ था। अब है आपके प्रश्न उत्तर है, कोलों के सरदार ने जमीन के संबंध में दीना के सामने क्या शर्त रखी। तो ये तो आपको पाठ पढ़ने से पता ही चल गया कि सरदार ने शर्त रखी थी कि तुम जहाँ से चलोगे उसी स्थान पर तुम्हें सूर्यास्त होने से पहले वापस आना होगा, अन्यथा आपकी ज़मीन क्या हो जाएगी, आपको ज़मीन भी नहीं मिलेगी और आपको 1000 रुपये भी जब्त कर लिए जाएंगे, आपके 1000 रुपये वापस नहीं दिए जाएंगे। अब है आपका दूसरा प्रश्न, दीना ने प्रातःकाल कोलों के द्वारा दी गई चाय क्यों नहीं स्वीकार की। क्योंकि वह दीना जमीन खरीदने के लिए 1 मिनट भी नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनके द्वारा दी हुई चाय को भी पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाय पीने बैठता तो उसका समय नष्ट हो जाता, इसलिए। अब है आपका प्रश्न नंबर 3, दीना कोलों की क्षेत्र की जमीन क्यों नहीं प्राप्त कर सका। थक जाने के कारण उसकी शारीरिक क्षमता नष्ट हो गई और वह भूख प्यास के कारण कोलों की जमीन नहीं नाप सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसने ज़मीन तो नाप ली थी, लेकिन उसने क्या नहीं कर पाया, वो सूर्यास्त होने से पहले वापस नहीं आ पाया। सूर्यास्त होते होते ही वह वहाँ पर आया और क्या हो गया, उसका मुंह में से खून आ गया और वो मर गया। अब है आपका ग नंबर का, दीना के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। दीना कैसा था, उसकी विशेषताएं क्या थी। तो दीना एक खुशहाल और मेहनती व्यक्ति था, उसमें विनम्रता की भावना थी, संपत्ति का लालच दीना के मन में कूट कूट कर भरा हुआ था। हाँ ये तो सही बात है, संपत्ति का लालच उसको भरा था, तभी तो वो वहाँ गया था सतलज नदी पर जमीन नापने के लिए। दीना की जमीन, अब आपका अगला प्रश्न है, दीना की जमीन नापने की यात्रा का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए। तो सर्वप्रथम दीना ने रुमाल में रोटियां रखी और पानी की बोतल ली और कुछ पैसे रख यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन जब तक उसके शरीर में शक्ति नहीं रही तब तक वह चलता रहा, लेकिन शक्ति छीन हो जाने पर उसके शरीर से प्राण निकल आए। अब है आपके मुहावरे, आपको क्या करना है, इनका वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरों का अर्थ बताना है। तो मन हर्ष से भर जाना, इसका अर्थ होता है मेरी बहन को बरसों बाद देखा तो मन हर्ष से भर गया। मन मुटाव, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच मन मुटाव है। अभ्यस्त हो जाना, निरंतर अभ्यास के कारण ब्रजेश तालबोलबाजी में अभ्यस्त हो गया। हर्ष स्वीकार कर लेना, सुभाष ने पिताजी द्वारा दिए गए पैसे हर्ष भाव से स्वीकार कर लिए। हंसी करना, दीपा ने ऐसी खीर बनाई कि सभी मेहमानों के सामने उसकी हंसी हो गई। अब है आपके क्या करना है, आपको नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्दों में तथा विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलना है। तो पहले आपके संज्ञा शब्द दिए हैं, इनको विशेषण में बदलना है। तो रोग का होगा रोगी, कल्पना काल्पनिक, सरलता सरलतम, नकल नकली। अब है आपके विशेषण शब्द को आपको संज्ञा शब्द में बदलना है। तो भला का भलाई, स्वतंत्रता, अनुकरण और कठोरता।
फिर है आपको प्रस्तुत कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, 3 वाक्यों में लिखिए। तो प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिली है कि हमें भू संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इस दुनिया में जाते समय साथ नहीं जाती। धन्यवाद।